अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अच्छा, अब प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। वेरिएंस अभी आज भी प्रैक्टिस की, अगली क्लास में प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है। जी जी, मैं होमवर्क क्या क्लास में करने लगा हूँ। नहीं, मैं सामने बोर्ड पे करने लगा हूँ। कल यहां तक किया था। मटेरियल प्राइस वेरिएंस दोबारा सुन लें अगर। अच्छा, इस सवाल का डाटा भी दोबारा देख लें। पहले सवाल के शुरू में जो टेबल दिया हुआ है ये बजट है। बजट बनता है साल के शुरू में। साल के शुरू में बजट बनता है, पूरे साल की प्लानिंग, सारा कुछ प्रोजेक्शन होती है। तो टेबल जो शुरू में दिया हुआ है ये बजट है और उसके बाद नीचे सारा डाटा एक्चुअल। वेरिएंस के सवाल में या तो कुछ वेरिएंस नाम लेके पूछे होंगे तो जो नाम लेके पूछे वो निकालने हैं। कल भी एक सवाल किया था, आज भी ये भी एक और कराऊंगा इसके बाद। और अगर रिकंसिलिएशन पूछी है प्रॉफिट की तो फिर सारे वेरिएंसेस निकाल लें। प्रेजेंटेशन के एतबार से आप चाहे रिकंसिलिएशन से आंसर शुरू कर लें, वेरिएंसेस वर्किंग में निकाल लें, चाहे वेरिएंसेस से आंसर शुरू कर लें और एंड पे रिकंसिलिएशन बना लें, कोई मसला नहीं। राउंडिंग ऑफ कोई मसला नहीं। और अगर कोई एक फिगर गलत हो गई तो वो जहां जहां भी जाएगी हर जगह नहीं नंबर कटेंगे, बस सिर्फ पहली कैलकुलेशन के नंबर कटेंगे। यहां तक मैंने किया था। मटेरियल प्राइस वेरिएंस के लिए जरूरी होता है जानना कि मटेरियल के किलोज परचेज और यूज बराबर हैं या डिफरेंट हैं। बराबर है तो केस 1 है, डिफरेंट है तो केस 2 है। अगर केस 2 है, जो कि हाँ इस सवाल में है, 5700 किलो इस्तेमाल और 15,000 किलो परचेज, तो हाँ डिफरेंट है। दूसरी बात ये देखनी होगी कि इन्वेंट्री वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है या स्टैंडर्ड कॉस्ट है। पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट 54।
तो FIFO हो या वेटेड एवरेज हो, वो होगा ही एक्चुअल डाटा का, क्योंकि FIFO और वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट यही है कि कौन कौन से डेट पे कौन कौन से यूनिट्स किस किस रेट पे आए, उनके लिए ये एवरेज और FIFO होगा। तो FIFO कहा हो, वेटेड एवरेज कहा हो, इट मींस एक्चुअल। अगर स्टैंडर्ड होता तो सवाल में कहा होता रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो चूंकि एक्चुअल है तो केस 2 का भी उस सूरत में एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड ली जाती है। यहां तक कल मेरा ख्याल मैंने किया था। मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस या मटेरियल यूजेज वेरिएंस भी कह सकते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्ट 1800 12,000 यूनिट से मैन्युफैक्चर्ड, 12,000 इंटू ये 6,000, 1800 इंटू 5700 0.54 लेबर रेट वेरिएंस। लेबर रेट वेरिएंस में देखना पड़ता है कि पेड वर्कड का कोई मामला है, तो अगर होगा तो या तो आइडल टाइम का जिक्र मिल जाएगा या वैसे ही पता चल जाएगा पेड और वर्क में फर्क। तो ऐसा कोई मसला नहीं है, इसलिए वर्क और पेड बराबर है। स्टैंडर्ड रेट 150 इंटू पता नहीं माइनस पता नहीं इंटू पता नहीं। पॉइंट नंबर 2, टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर का मतलब होता है, लेबर टर्नओवर कहते हैं लेबर जो छोड़ के चली जाती है, तो वर्कर्स छोड़ के ना जाएं, इस बात को कम करने के लिए वेजेस 10% स्टैंडर्ड रेट से ज्यादा देनी पड़ी, यानी एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड रेट से 10% ज्यादा है। 150 इंटू ये हो गया 165। ये कौन लिख गया है? इधर इधर इधर। एक्चुअल आवर्स, चूंकि रेट बढ़ा दिया तो वर्कर्स मोटिवेट हुए इससे और एफिशिएंसी 5% बेहतर हो गई। 5% एफिशिएंसी बेहतर होने का मतलब है टाइम कम लगा। किससे कम? ये मतलब है इस बात का या ये मतलब है इस बात का? है जी? नहीं वो तो है, ये ले ये मतलब सर ये बोला कि सर 12,000 यूनिट एक्चुअल है, उन पे कितना आ रहा है सर उसका, यानी ये पहले वाला ना, दूसरे वाला है। अच्छा ये क्यों नहीं, ये आप कह रहे हैं ये सही है, क्यों? तो लगना चाहिए था वो 24,000 है, जो लगना चाहिए था वो 24,000। क्यों ये क्यों? अगर सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग देखेंगे और अकल बिल्कुल बंद कर लेंगे तो आप इसका फेवर करेंगे। ये अकल बंद करने के बाद ये आंसर, ये गलत है। देखें, जो बजट किया था यानी जो बजट किया था उससे 5% कम लगा। जो वेरिएबल चीजें हैं उन जैसे लेबर है, उसके बारे में बजट एक यूनिट की बात की होती है, यानी जो स्टैंडर्ड कार्ड है वो साल के शुरू में बनाया और उसी को ही यूज करके बजट बनाया। देखें, बजट के चूंकि आप लोगों ने सवाल नहीं किया ना, इसलिए मुझे लगता है कुछ कमी रह रही है। मैं बार बार जहां मुझे दिल करता है मैं बताता हूं। बजट साल के शुरू में एक टारगेट पूरा सेट होता है जिसमें कैश फ्लोस का भी टारगेट होता है, उसको कैश बजट कहते हैं।
कि इस पूरे साल में कितना कैश इनफ्लो होगा, कितना आउटफ्लो होगा, उसको कैश बजट कहते हैं। एक इनकम स्टेटमेंट का भी पूरा टारगेट सेट होता है, उसको बजटेड इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। टेस्ट तो खैर कॉस्ट में नहीं होता, बहरहाल वैसे बताने को बता रहा हूं। बैलेंस शीट का भी एक टारगेट सेट होता है कि अगले साल की बैलेंस शीट हम क्या बनाएंगे, उसको बजटेड बैलेंस शीट कहते हैं। प्रोडक्शन का भी एक टारगेट सेट होता है कि कितने यूनिट्स बनाएंगे, उसको प्रोडक्शन बजट कहते हैं। इसी तरह हर फंक्शन का जो टारगेट सेट होता है तो उसका बजट बन रहा होता है। बजट का मतलब है अगले साल के लिए प्रोजेक्शन, टारगेट। तो जो पहला टेबल दिया हुआ है ये बजट है। अब वो बज़ाहिर लग रहा है कि वो इनकम स्टेटमेंट की चीजें, ठीक है, ऐसे ही है। स्टैंडर्ड भी साल के शुरू में बनाया जाता है और स्टैंडर्ड्स को ही इस्तेमाल करके बजट बनाते हैं। लेबर, मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये वेरिएबल चीजें, क्वांटिटी ज्यादा होगी कम होगी तो इन पे फर्क पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ वर्ड बजट को देख के ये मत समझें कि वो 24,000 की बात कर रहा है, बात पर यूनिट के स्टैंडर्ड की हो रही है, पर यूनिट के बजट की हो रही है। क्योंकि लॉजिकल बात है कि इन 24,000 घंटों का इस साल एंड पे आके कंपैरिजन करना बनता ही नहीं था। मुझे नहीं लगा मैं सही समझा सका। इसका आंसर क्या बनता है? 2 पॉइंट नहीं 2.4 इंटू 12,000 बताए, 28,800। जो साल के एंड पे जितने एक्चुअल लेबर आवर्स लगे, साल के एंड पे जितने लेबर आवर्स एक्चुअली लगे, अगर एफिशिएंसी वेरिएंस देखना है तो उनका कंपैरिजन किन से किया जा रहा होगा? स्टैंडर्ड आवर्स से। फिकर इस बात की होगी, लेबर वेरिएंस की बात कर रहा हूं, लेबर वेरिएंस, फिकर इस बात की होगी कि स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स में फर्क, पता नहीं यार, मैं रिपीट कर रहा हूं, रिपीट। जी मैं बता रहा हूं। चले जीरो से बता रहा हूं, जीरो से सुने। साल के एंड पे जब हम लेबर की परफॉर्मेंस देख रहे होंगे, लेबर की यानी एफिशिएंसी वेरिएंस देख रहे हैं या रेट वेरिएंस देख रहे हैं, तो लेबर ने अच्छा परफॉर्म किया या अच्छा परफॉर्म नहीं किया, इस बात का कंपैरिजन एक्चुअल आवर्स को स्टैंडर्ड आवर्स से कंपेयर किया जाएगा या जो शुरू में बजट किए थे इतने आवर्स होंगे उससे कंपेयर किया जाएगा? स्टैंडर्ड आवर्स। इससे क्यों नहीं? क्योंकि वो पता नहीं कितने यूनिट्स का था, उनसे कंपैरिजन तो बनता नहीं है। कंपैरिजन बनता है कि जितने यूनिट्स एक्चुअली बने उनके लिए वर्कर्स को कितने घंटे लगाने चाहिए थे और उन्होंने कितने घंटे लगाए। कंपैरिजन बनता ही इसका है, लॉजिकली कंपैरिजन इसका बनता है जब हम वर्कर की परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं। अब ये जो 28800 है ये ऐसे कैलकुलेट हुआ, ये स्टैंडर्ड है, तो इसको 2.4 को बताने के लिए उसने बजट का वर्ड यूज किया। यानी उसका ये कहने का मतलब कि 5% बेहतर हो गया एज कंपेयर टू बजट। वो 24,000 नहीं कह रहा, 2.4 कह रहा है, क्योंकि 24,000 से कंपैरिजन लॉजिकल ही नहीं है। वर्ड मतलब बजट का ही मसला बन रहा है ना, तो इसीलिए कह रहा हूं ना कि बजट बनाने में भी तो यही इस्तेमाल हुआ है ना। देखें, अगर बजट बनाया होता सिर्फ 200 यूनिट्स का, सिर्फ 200 यूनिट्स का, और लेट से 10 आवर्स स्टैंडर्ड होते, तो बजटेड आवर्स 2000 होते। अगर साल में असल में 5000 यूनिट्स बना लिए होते और टाइम भी इन्होंने कम लगाया होता, तो क्या वर्कर्स को कहते कि तुमने 2000 घंटे लगाने थे, 40,000 घंटे लगा दिया तुमने? ये कहते नहीं। तो इलॉजिकल कंपैरिजन है। तो एक्चुअल आवर्स का बजटेड आवर्स से नहीं है कंपैरिजन, स्टैंडर्ड आवर्स से। अब वो जो वर्ड उसने बजट यूज कर लिया, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये देखेंगे नहीं बजट का वर्ड यूज किया है, तो स्टैंडर्ड भी तो एक बजट ही होता है ना। स्टैंडर्ड कार्ड भी तो साल के शुरू में एक बजट ही बनाया जा रहा है ना कि क्या होगा। तो वो वर्ड बजट जरूर है लेकिन उसका मतलब स्टैंडर्ड है, क्योंकि कंपैरिजन इसका इससे बनता नहीं है, इसका कंपैरिजन ही स्टैंडर्ड आर्ट से बनता है। तो भाई बजट सवाल का मतलब था ये नहीं, ये 24,000 से कंपेयर करने को नहीं कह रहा था, वो 2.4 से कंपेयर करने को कह रहा था। हाँ बिल्कुल, अगर हम इस कॉन्सेप्ट को भी लेके चलें
ये बल्कि मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स में आके बात करनी भी है, जो आप फिक्स्ड ओवरहेड्स में आके कर देता हूं। तो बजट से मुराद 24,000 नहीं था, 2.4 आर था। हाँ जी, ठीक है कि नहीं जी? आप तो सुबह वाली क्लास में नहीं? अच्छा, आफ्टर 2 में सुबह कॉस्ट, अच्छा बोलो। बजट आपको कहते हैं मतलब इतने होंगे और स्टैंडर्ड आवर्स ये है कि इतने होने चाहिए। बजटेड आवर्स वो हैं जो साल के शुरू में सोचा था कि 10,000 यूनिट्स बनाएंगे तो इतने घंटे काम करेंगे, ये बजट है। साल एंड हो गया, जितने यूनिट्स असल में बनाए, जैसे इस सवाल की बात करूं तो साल के शुरू में कितने यूनिट्स बनाने का प्लान किया था? 10,000, उनके लिए 24,000 घंटे लगते। अब साल एंड आ गया, असल में कितने यूनिट्स बनाए? उन 12,000 यूनिट्स का 24,000 घंटों से कोई ताल्लुक ही नहीं बन रहा। 12,000 यूनिट्स का ताल्लुक यह बनेगा कि 12,000 यूनिट्स बनाने के लिए स्टैंडर्ड के मुताबिक इतने घंटे लगने चाहिए थे। ये होते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। इनको कंपेयर करना है एक्चुअल आवर्स से, तभी तो एफिशिएंसी वेरिएंस में बजटेड आवर्स का वर्ड नहीं आ रहा होता, स्टैंडर्ड आवर्स का वर्ड आ रहा होता है, क्योंकि वर्कर की एफिशिएंसी का कंपैरिजन ही इससे तो कंपैरिजन ही नहीं। तो इसलिए वर्ड बेशक बजट था, लेकिन असल में उससे मुराद पर यूनिट बजट था, यानी 2.4 नॉट 24। यानी 2.4 इंटू 0.95 इंटू 12, 2736। आंसर आ गया इसका 4 जी। वो लेबर एफिशिएंसी, अच्छा ये बाकी लोग भी सुने भी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। एक फार्मूला जीपी रेशो या जीपी मार्जिन, इसका क्या फार्मूला होता है? जीपी ओवर सेल्स। यानी जीपी मार्जिन जब एक फार्मूले के नाम के तौर पे बोला जा रहा होगा, जीपी मार्जिन इट मींस अ परसेंटेज, जीपी डिवाइडेड बाय सेल्स, एक रेशो का नाम है। लेकिन इसके अलावा भी बोला जा सकता है कि हमने इस साल 2 मिलियन जीपी मार्जिन कमाया। अब वो 2 मिलियन रुपए है, जबकि असल में ऑफिशियली जीपी मार्जिन मींस जीपी ओवर सेल्स इनटू 100, एक परसेंटेज। तो इसी तरह एक फार्मूला होता है लेबर एफिशिएंसी रेशो, ये एक ऑफिशियल नाम है एक फार्मूले का। ये वो है जो मैंने लेबर वाले चैप्टर में लिखवाया था, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट ओवर एक्चुअल टाइम पर यूनिट, ये एक नाम है लेबर एफिशिएंसी रेशो, ये उस रेशो का फार्मूला है। वैसे ही वर्ड एफिशिएंसी का मतलब है लेबर का अच्छा काम कर लेना, तो यहां पर ये वैसे ही वर्ड इस्तेमाल हुआ था कि एफिशिएंसी बेहतर हो गई, यानी लेबर ने अच्छा बेहतर काम कर लिया, जल्दी काम कर लिया। अगर लेबर एफिशिएंसी रेशो दी होती वो और चीज थी, ये 5% लेबर एफिशिएंसी रेशो नहीं है, ये तो बस जनरल बात की है कि एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई। उस चैप्टर में जो 1-2 सवाल थे वहां पर लेबर एफिशिएंसी रेशो थी कि ये 65% थी, 78% हो गई, वो उस रेशो का फार्मूले की बात हो रही थी कि 65% से 78% हो गई। ये जैसे अगर कहा जाए कि जीपी 10% इंक्रीज हो गया, तो इसका मतलब ये कोई जीपी मार्जिन 10% है नहीं, टोटल अमाउंट को वैसे ही बस परसेंटेज बढ़ने को कह रहे हैं। तो ये उस तरह से 5% एफिशिएंसी इंप्रूव हो रही है। ये लेबर एफिशिएंसी रेशो नहीं है, यहां पर वो एक स्पेसिफिक फार्मूला था। यहां पर जस्ट अमूमी बात हो रही है कि एफिशिएंसी बेहतर हो गई है। बेहतर होने का मतलब होता है कि वर्कर टाइम कम लगा रहा है, तो इसलिए जितना टाइम कम लगा रहा था, जितना टाइम लगाना था उसको 0.95 कर लिया। लेबर एफिशिएंसी रेशो, सॉरी लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस $150 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स 2.4 इंटू 12,000। मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने इसका आपको कल एक फार्मूले की शक्ल बता दी थी कि SH और SQ कैसे निकालना है, एक्चुअल प्रोडक्शन इंटू ये वाला कॉलम।
पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव वेरिएबल ओवरहेड्स। हाँ तो 21622 हो गया ना। स्टैंडर्ड रेट इनटू अगर ओवरहेड्स को लेबर से जोड़ा होता तो एक्चुअल आवर्स हम निकाल चुके हैं, लेकिन मशीन आवर्स से जोड़ा हुआ है और मशीन आवर्स एक्चुअल बताए हुए हैं। पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट यहां से हो रहा है। 2100 मशीन आवर्स वर वर्कड, तो वर वर्कड तो ये एक्चुअल है 2100 माइनस एक्चुअल ओवरहेड्स। या तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड पर आर पता हो इनटू एक्चुअल आवर्स कर लें, या ये पूरी अमाउंट ही पता हो। तो पूरी अमाउंट तो नहीं पता। पॉइंट नंबर 3 तीसरा बुलेट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? ओवरहेड्स इन एक्सेस ऑफ बजट, इन एक्सेस ऑफ बजट। अब सुने, मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स ये हैं वेरिएबल चीजें, इनकी ओरिजिनल हालत पर यूनिट की होती है, और फिक्स्ड ये टोटल, ओरिजिनल इनकी टोटल हालत होती है। जब कहा जा रहा है ना कि स्टैंडर्ड से इतने % बढ़ गया, तो मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये उनके पर यूनिट के बढ़ने की बात हो रही है, और अगर कहा गया कि फिक्स्ड बढ़ गए तो ये टोटल के बढ़ने की बात। दोबारा, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स ये वेरिएबल चीजें हैं जिनकी ओरिजिनल हालत पर यूनिट होती है, जबकि फिक्स कॉस्ट की ओरिजिनल हालत टोटल होती है। अगर ये कहा जा रहा है कि ये इतने % बढ़ गए, तो ये जो वेरिएबल चीजें थी ये उनके क्या बढ़ने की बात हो रही है? ये पर यूनिट रेट बढ़ने की बात हो रही है। और अगर फिक्स कॉस्ट के बढ़ने की बात हो रही है तो ये उनकी टोटल फिगर के बढ़ने की बात हो रही है। तो ये जो पॉइंट नंबर 3 है, जब मैं इसको, अच्छा पॉइंट नंबर 3 के बुलेट पॉइंट 3 में लिखा हुआ है कि वेरिएबल ओवरहेड्स 4% बढ़ गए ओवरहेड्स। इसी सेंटेंस को जब मैं वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए इस्तेमाल करूंगा तो मैं 2200 की बात करूंगा, और जब मैं इसी सेंटेंस को फिक्स्ड ओवरहेड्स पे इस्तेमाल करूंगा तो टोटल पे इस्तेमाल करूंगा। ठीक है? मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड ये वेरिएबल कॉस्ट हैं, इनका रुपया होता ही पर यूनिट चीज है। यूनिट्स या 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल तक पहुंचता है। तो इनमें अगर परसेंटेज बढ़ाने कम करने की बात हो रही है, महंगाई की बात हो रही है, तो उनके पर यूनिट रेट की बात हो रही है। जबकि फिक्स कॉस्ट ओरिजिनली टोटल चीज होती है और उसमें कम ज्यादा करने की बात हो रही है, तो टोटल में कम की बात हो रही है। तो वेरिएबल ओवरहेड्स 2200 से 4% महंगे हो गए। कितने हो गए? 2288। ये क्या किया है? ये मैंने पॉइंट नंबर 3 किया है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा हुआ है कि 2100 मशीन आवर्स वर वर्कड, ये हो गए एक्चुअल आवर्स। और पॉइंट नंबर 3 के थर्ड बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो ओवरहेड थे वो बजटेड से इन एक्सेस थे 4%। तो चूंकि ये वेरिएबल की बात हो रही है तो ये उसके पर रेट की बात हो रही है कि वो महंगा हो गया, जितना सोचा था उससे महंगा 4% हो गया। कितना आंसर आ गया इसका? पॉइंट 1। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। जी जी, कौन सी टोटल अमाउंट बताओ, क्या करूं? बढ़ा दिया 2008 से। ये क्या है? नहीं यस सर नहीं, मैं पूछ रहा हूँ ये क्या है? ये 2200 है, ये 2200 है, ये हो गया 2288 हो गया, और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करें इनके साथ। ठीक है, इसलिए सेम आ रहा है। सही।
कहाँ पर? जब सवाल में कहीं ओवरहेड्स की बात हो रही है तो इसका मतलब वेरिएबल फिक्स दोनों की बात हो रही है, क्योंकि दोनों हैं तो ओवरहेड ना। कौन से दोनों? मैं भी नहीं आया हूँ फिक्स पे, मैं भी वेरिएबल पे हूँ। डेप्रिसिएशन और रेंट तो वेरिएबल नहीं है ना। अरे डेप्रिसिएशन और रेंट तो फिक्स है ना। नहीं, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड है, क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन आवर्स मेथड पे हो या यूनिट्स मेथड पे हो तो वेरिएबल है, और अगर स्ट्रेट लाइन रिड्यूसिंग पे है तो फिक्स्ड है। तो बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रेट लाइन वगैरह पे होती है, इसलिए हाँ ये फिक्स्ड है। और रेंट ये तो फिक्स्ड ही होता है, तो इसलिए डेप्रिसिएशन और रेंट का जिक्र है तो फिक्स्ड ही होंगे। मैं फिक्स बता लूं ना, मुझे आपकी बात समझ आ रही है? मैं फिक्स बता लूं एक बार, फिर दोबारा बोलिएगा। वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड आवर्स कितने? 12,000 इंटू 0.2, 2200 इंटू 2100, 0.66। पॉजिटिव नेगेटिव? पॉजिटिव। मार्जिनल कॉस्टिंग है तो फिक्स तो होंगे ही नहीं, फिक्स है तो वेरिएंस ही नहीं होंगे, होंगे स्पेंडिंग वेरिएंस होता है। फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस होता है बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड ऊपर टॉप के टेबल में नजर आ रहा है 3 पॉइंट माइनस एक्चुअल। मैं इसकी कैलकुलेशन यहां कर देता हूं, 12 ऐसे भी कर सकते हैं जैसे मैं करने लगा। बजट किए थे इतने, इसमें एक डेप्रिसिएशन थी, एक इसमें रेंट था, और बाकी क्या होंगे फिर? नहीं, अदर्स तो होंगे, बाकी अदर्स ही होंगे, लेकिन कितने होंगे? फिक्स्ड ओवरहेड्स में इतने डेप्रिसिएशन थी, इतने रेंट थी, तो फिर बाकी ऑल अदर्स थे। ये था बजट। एक्चुअल क्या हुआ? डेप्रिसिएशन इतनी ही रही, रेंट इतना ही रहा, और ये जो अदर्स थे ये 1.04, ये हैं एक्चुअल, ये एक्चुअल। क्या लिखा हुआ है ना? इन एक्सेस 4% एक्सेस हो गए। आप पूछें क्या पूछ रहे थे? रेंट। तो फिर अगर कॉन्टेक्स्ट देखें आप कि डेप्रिसिएशन की एक टोटल फिगर बताई हुई है, रेंट की एक टोटल फिगर बताई हुई है, तो फिर ये फिक्स्ड ही होंगे ना। डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट फिक्स्ड होती है। अगर कभी सवाल में कहा हो कि डेप्रिसिएशन पर आर है, पर यूनिट है, तो वेरिएबल है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये फिक्स्ड है। डेप्रिसिएशन बाय डिफॉल्ट एक फिक्स्ड खर्चा है जी। नहीं तो 0.3 वेरिएबल ओवरहेड्स कब है? 0.3 में कहां लिखा है कि वेरिएबल ओवरहेड्स का पॉइंट है? पॉइंट नंबर 3 में कहां लिखा है कि ये वेरिएबल ओवरहेड्स की बात हो रही है? देखें पॉइंट नंबर 3 में ये कहां लिखा है कि वेरिएबल ओवरहेड्स है? ओवरहेड्स लिखा हुआ है, बस ओवरहेड्स लिखा है। देखें आपको ये पॉइंट नंबर 3 में जो मशीन आवर्स का पहला सेंटेंस दिया है, ये 0.3 बना के बाकी बातें 0.4 में भी हो सकती थी। अगर ओवरहेड्स को लेबर से लिंक किया होता तो ओवरहेड्स के पॉइंट में लेबर का दोबारा जिक्र किया जाता लाजमी। अगर ओवरहेड्स को लेबर आवर्स से जिक्र अटैच किया होता तो पॉइंट नंबर 3 में ओवरहेड्स का जिक्र करते हुए दोबारा लेबर आवर्स का जिक्र करना जरूरी था, कि चूंकि वो ओवरहेड से लिंक है तो दोबारा जिक्र होना चाहिए था। नहीं, तो पॉइंट में अगर मशीन आवर्स लिख दिए तो उसका मतलब ये थोड़ी कि सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स की बात हो रही है। ये पॉइंट नंबर 3 में कहां लिखा है कि सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स की बात हो रही है? क्या? नहीं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप इससे कैसे कंक्लूड कर रहे हैं कि पॉइंट नंबर 3 के अंदर जो ओवरहेड्स का वर्ड आ रहा है वो सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड्स है? अरे बजट में क्या फिक्स नहीं थे? ऊपर बजट में फिक्स नहीं आ रहे? तो आ रहे। अगर आपने बजट के वर्ड से लिंक करना है तो ऊपर टेबल में फिक्स्ड भी है, वो भी तो बजट ही है।
पॉइंट नंबर 3 में ओवरहेड्स का वर्ड है, ये वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए है सिर्फ। ये कैसे साबित हो रहा है? ये दोनों के लिए है। अगर आप बजट के वर्ड से रिलेट कर रहे हैं तो बजट के अंदर फिक्स की लाइन भी आ रही है, ऊपर टेबल में फिक्स की लाइन आ रही है, तो वो भी तो बजट ही है। तो ये जो 4% इन एक्सेस की बात हो रही है, ये सिर्फ वेरिएबल की बात नहीं हो रही, ओवरहेड्स की बात हो रही है। तो जहां पर कोई भी बात ओवरहेड्स के लिए की हुई है तो मीन वो दोनों के लिए की हुई है, क्योंकि वेरिएबल भी ओवरहेड्स ही होते हैं, फिक्स भी ओवरहेड्स ही होते हैं। तो ये दोनों ओवरहेड्स के लिए बात हो रही थी। जब ये बात हो रही थी, जब मैंने इस 4% को वेरिएबल में इस्तेमाल किया था तो मैंने पर रेट वाले को महंगा किया था। जब मैंने इसी सेंटेंस को फिक्स्ड ओवरहेड्स पे लगाया तो टोटल पे लगाया। क्यों होनी चाहिए, ये तो पूछ रहा हूं जनाब, क्यों होनी चाहिए वेरिएबल? तो बजटेड में क्या नहीं है? फिक्स की लाइन नहीं है, बजट तो है ना। आप बजटेड के वर्ड की वजह से उसको कह रहे हैं वेरिएबल है, तो क्या बजट में फिक्स की लाइन नहीं आ रही है? तो फिर वो तो मार्जिनल कॉस्ट खोलेंगे, तेरे फिक्स तो करेगी नहीं। तो क्या बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता हो तो क्या उसके फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं होते? क्या बजट में फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं होते? होते हैं ना, टेबल में लिखे तो हुए। बजट वाले टेबल में आ रही है फिक्स की लाइन, तो है बजट के अंदर फिक्स का जिक्र है। हाँ भाई, झगड़ा मुकाएं आगे कि नहीं? नहीं क्लियर तो मैं कर रहा हूं और बात है। जी जी, क्या देखें, मशीन आर्ट्स के अलावा भी तो कुछ है ना इसके अंदर। मशीन आर्ट्स का कहकर तो फुल स्टॉप लगा के खत्म भी कर दी बात। देखें, बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहा है, बेशक फॉलो कर रहा है, तो क्या उस बिजनेस में फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं होते होंगे? होते हैं। क्या वो बजट बनाते हुए फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं करता होगा? करता होगा। जब मशीन चलती होगी तो क्या फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं आते होंगे? आते होंगे। तो मार्जिनल कॉस्टिंग पे होने का मतलब ये थोड़ी है कि मशीन का फिक्स्ड ओवरहेड से कोई ताल्लुक ही नहीं होता होगा। हमने स्टैंडर्ड बेशक नहीं बनाया उसका पर यूनिट करके, लेकिन मशीनें चलेंगी तो ओवरहेड्स होंगे, वो वेरिएबल भी होंगे, फिक्स भी होंगे। तो सिर्फ मशीन आर्स का जिक्र आने से ये पॉइंट सिर्फ वेरिएबल का नहीं बन गया ना। आप मशीन आर्स की निशानी को तो पक्का मान रहे हैं। क्या रेंट वेरिएबल होता है? नहीं। डेप्रिसिएशन मोस्टली फिक्स्ड होती है। तो रेंट की भी निशानी मिल गई, फिक्स की भी निशानी मिल गई, वर्ड बजट की भी निशानी मिल गई, तो ज्यादा निशानियां तो फिक्स की भी आ रही है ना। तो दोनों ही है। ओवरहेड्स का वर्ड जब भी इस्तेमाल होता है वो फिक्स्ड वेरिएबल दोनों के लिए बात हो रही। क्या? अरे यार, जिद कर रहे हैं आप इस वक्त, मतलब फजूल की जिद कर रहे हो। मतलब मशीन आर्ट्स का जिक्र इतना डोमिनेट कर गया कि रेंट का वर्ड ही नहीं लिफ्ट करा रहे। दोनों में से माइनस करने वाली बात तो एक अलग बात है ना। मैं सिर्फ इतनी ज्यादा चाह रहा हूं कि ये फिक्स्ड भी हो सकते हैं। नहीं ज्यादा नहीं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है भाई, मैं बताने को तैयार। यार शोर ना किया करें ना भाई, जब बात कर रहा होता हूं तो ना शोर किया करें। पॉइंट नंबर 3 में और भी किसी को कोई एतराज है तो बताएं, कर जो रहे हैं बात उस पर। डेप्रिसिएशन का वर्ड बाय डिफॉल्ट एक फिक्स खर्चा है, वेरिएबल हो सकता है, लेकिन रेंट तो फिक्स्ड होता है ना। उसकी अमाउंट भी एक टोटल अमाउंट करके दी है, 1.2 मिलियन, 1.6 मिलियन। कौन सा ये कहा है कि रेंट 2 रुपए पर यूनिट है? तो आपको 1.2 मिलियन रेंट का वर्ड लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन 1.6 लिखी हुई है। इससे भी सिर्फ मशीन आर्ट्स का लफ्ज लिखे होने से वो वेरिएबल ओवरहेड हो गए सारे। ये तो जिदबाजी होगी ना। अगर होती तो हाँ वेरिएबल होता, लेकिन वो इससे कहीं नहीं लग रहा कि आर्स मेथड है। रेंट का भी साथ जिक्र आ गया। जी है, ये क्या साइंस हुई? दोबारा हम ये करें कि जैसे वेरिएबल उनके लिए भी और को लिंक किया उसके साथ हाँ। किया हुआ है। तो जो फिक्स वेरिएबल के देते हुए फिक्स के लिए ओवरहेड्स की बेसिस होती है, तो उसके लिए भी मशीन और फिक्स ओवरहेड्स के लिए। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग है तो उसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स की बेस कहां से आ गई? अच्छा, जिनको अभी भी मसला रह जाएगा वो चलें क्लास के बाद मुझसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि ये मुझे लग रहा है जिद पे अड़ रहे हैं। मतलब रेंट से भी तसल्ली नहीं हो रही, डेप्रिसिएशन से भी तसल्ली नहीं हो रही, मशीन आर्ट्स पढ़ गए। चलो आगे के ना चलो। क्या हुआ?
अच्छा 12 हम वेरिएंस पढ़ रहे जब करेंगे ना सिर्फ बस अच्छा मैंने एक सवाल और कराने। फिक्स्ड ओवरहेड्स 3.8 मिलियन बजटेड थे और फिक्स्ड ओवरहेड्स में से ये वही रहे जो बजट किया था, ये भी वही रहा जो बजट किया था, बाकी जो अदर्स थे जो कि दिस माइनस करके निकलेगा वो 4% महंगे हो गए, तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गए 3.84। इसको एग्जाम में ऐसे प्रेजेंट करना है वो भी बिल्कुल ठीक है। थ्री पॉइंट ये हो गए सारे वेरिएंसेस। वेरिएंसेस पे कोई और सवाल है तो पूछ लें मजीद। ये बताता हूं दरख्त। सवाल की रिक्वायरमेंट ए, सवाल की रिक्वायरमेंट ए क्या क्या पूछा हुआ है? कंप्यूट बजटेड प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट निकालने के लिए 12,000 नहीं 9800 यूनिट्स का बजट किया था, 851 ये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट तक आने के लिए क्या करूं? 84 नहीं 8 बजटेड प्रॉफिट, बजटेड कंट्रीब्यूशन माइनस बजटेड फिक्स कॉस्ट, ये आ गया बजटेड प्रॉफिट। ये आ गया लेकिन खुद ही नहीं आएगा ना, यार सारे घूरे जा रहे, घूरने से नहीं निकलेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। 4 पॉइंट क्या है, अजीब तरह से क्या फिगर नजर नहीं आ रही। 9800 मल्टीप्लाई बाय 851 ये बन गई बजटेड कंट्रीब्यूशन, उसमें से माइनस बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो ये बन गया बजटेड प्रॉफिट। और रिक्वायरमेंट ए में क्या पूछा है? एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कैसे निकालें? अगर किसी को लग रहा है कि एक्चुअल प्रॉफिट बजटेड प्रॉफिट निकालना था तो ये कर लिया, एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है तो ऐसे कर लेते हैं, नहीं 851 तो नहीं है ना एक्चुअल, इसलिए ऐसे नहीं करेंगे। नहीं मार्जिन वाला कौन सा? मार्जिन क्या? अच्छा मार्जिनल वाला। हाँ जी, आपके पास एक्चुअल फिगर सवाल में अगर है तो उनको नेट करके बना लेते हैं प्रॉफिट। सेल्स कितनी है? 30, इसमें से माइनस कर लेते हैं पहले वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल क्योंकि मार्जिनल है। ओपनिंग फिनिश गुड्स नहीं, फिनिश गुड्स का ओपनिंग, फिनिश गुड्स का लास्ट पॉइंट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सवाल में वो तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है। हाँ तो देयर इज नो ओपनिंग हो गया ना, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। वर्क इन प्रोसेस तो है नहीं, अच्छी बात है नहीं है, तो पर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड यही हो गया ना कि मटेरियल लेबर एफएच, मटेरियल निकाल चुके 10.43, लेबर ये 165 इंटू 27 360 कितना? 4.51। वेरिएबल ओवरहेड्स ये 2288 इंटू 4.80
ये हो गई कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ सेल्स तक पहुंचने के लिए मजीद क्या करूं? क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस कर दें। कितनी? 1000 माइनस कर दो उसमें से। 1000 तो यूनिट्स है ना, 1000 कैसे? ओपनिंग फिनिश गुड्स है नहीं, 12,000 बनाए, 11,000 बेचे, तो 1000 क्लोजिंग फिनिश गुड्स हो गए। पॉइंट नंबर लास्ट, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की बात हो रही है, इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो क्लोजिंग फिनिश गुड्स हो जाएंगी 1000 यूनिट्स इनटू 1700। ये लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है ना, लास्ट पॉइंट में, लास्ट पॉइंट का लास्ट सेंटेंस 1.7 मिलियन। ये बन जाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स 18.04, और प्रॉफिट तक पहुंचना है तो माइनस मजीद फिक्स्ड ओवरहेड्स। फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं तो नेट प्रॉफिट आ गया। अहमद ये लाइन नजर आएगी फिगर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। 8.1 मार्जिनल कॉस्टिंग थी, इसलिए ये अलग और ये अलग करना पड़ा। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड सारे एक्चुअल खर्चे आ गए। क्लोजिंग फिनिश गुड्स के बारे में कहा हुआ है कि ये स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू होता है। अच्छा, अगर ये स्टैंडर्ड कॉस्ट की बजाय कहा होता कि फिनिश गुड्स एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यू होती हैं, फिर क्या करते? फिर 19.74 को पहले 12,000 से डिवाइड करते, वो आती पर यूनिट, उसको फिर इन 1000 से मल्टीप्लाई करते। दोबारा सुन ले, क्लोजिंग फिनिश गुड्स की वैल्यू लिखनी है ना, 1000 यूनिट्स हैं, अब इस पे कोई रेट लगाना है, तो सवाल में लिखा हुआ है कि ये रेट लगता है इस पे स्टैंडर्ड, इसलिए 1700 लगा लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर कहा होता कि ये वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है, तो फिर हम इन 12,000 यूनिट्स की कॉस्ट को 12,000 से डिवाइड करते, तो पर यूनिट कॉस्ट आती, उसको 1000 यूनिट से मल्टीप्लाई करते। अच्छा, अब सारा कुछ इधर बोर्ड पे है, सिर्फ देर आपके लिखने की है। रिकंसिलिएशन बनाएं जल्दी से, रिकंसिलिएशन पूरी करें। बजटेड प्रॉफिट भी है, सारे वेरिएंसेस भी हैं, ये एक्चुअल प्रॉफिट भी है। बनाइए रिकंसिलिएशन। पार्ट बी, रिकंसिलिएशन बनाएं। जी जी, प्रोडक्ट क्यू तो पूरा नहीं कर लिया था। हाँ, अब वो हो जाएगा। मार्जिनल वाला तो हाँ इसी तरह ही निकलेगा, लेकिन वहां पर मार्जिनल से जो करना था वो ऐसे होगा, और जो एब्जॉर्प्शन से करना था उसमें वो फिक्स भी साथ शामिल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा वो। जो प्रोडक्ट क्यू वाला सवाल मैंने कहा था ना, एक्चुअल प्रॉफिट आप ना निकालें, अब आप निकालेंगे तो निकलेगा, वो ऐसे ही निकलेगा। मार्जिनल वाला ऐसे निकलेगा, एब्जॉर्प्शन वाले के अंदर फिक्स भी ऊपर आ जाएंगे, और इसके साथ वो फिक्स वाली पर यूनिट आ जाएगी। रिकंसिलिएशन बनाइए, पार्ट बी करिए। यार पूछना है तो पूछ लो। बजटेड कंट्रीब्यूशन फिक्स भी माइनस कर लिया तो बजटेड प्रॉफिट बन गया। जी जी, नहीं उसमें तो वो लिंक ही लेबर आर्ट से करता था ना।
हाँ जी बिल्कुल। हाँ, मैंने स्टैंडर्ड की बात की थी ना, तो उसमें तो फिक्स की लाइन नहीं है स्टैंडर्ड के अंदर। मैंने कहा था फिक्स की लाइन भी और वेरिएबल की लाइन भी, दोनों में क्वांटिटी सेम रहनी है, तो यहाँ पर तो फिक्स की लाइन नहीं है। हाँ यकीनन नहीं, तो अब अगर मार्जिनल है तो उसका मतलब ये थोड़ी कि फिक्स मशीन से लिंक है ही नहीं। मशीन चलेगी तो फिक्स का ताल्लुक ही कोई नहीं है। ओवरहेड तो फैक्ट्री होगी तो ओवरहेड होंगे, क्योंकि उसने ये कॉमन पॉइंट बनाया था, तो इसी पॉइंट से वेरिएबल वाला डाटा उठा लें जो उठाना है, इसी पॉइंट से फिक्स वाला डाटा उठा लें जो उठाना है। जब इस पॉइंट को वेरिएबल के लिए सॉल्व किया था तो बस 4% उठा लिया और 2108 उठा लिए। इसी पॉइंट को जब फिक्स के लिए सॉल्व किया तो 4% भी उठा लिया और डेप्रिसिएशन और रेंट भी उठा लिया। तो उसने कॉमन पॉइंट लिखा था। तो भाई रेंट को भी तो लिफ्ट करा दो ना। ऐसा भी तो होता था ना कि अगर डेप्रिसिएशन अच्छा चले बिल्कुल ठीक है। उसने कहा डेप्रिसिएशन कितनी होगी 1.6 और इस 1.6 को उसने कहा सेम एज बजटेड है, तो बजट में भी कितनी रखी थी और अब भी कितनी हुई, तो फिर वेरिएबल हुई, फिक्स हुई है। हाँ अब भी नहीं। रिकंसेशन बनाइए जल्दी से, एक सवाल छोटा सा मैंने कराना है और क्लास के बाद है जी। समझ नहीं आई? सारा कुछ तो लिखा हुआ है बोर्ड पे यार, और मैं क्या करूँ। होगा रिकंसाइल। बजटेड प्रॉफिट से शुरू करें, सारे वेरिएंसेस लिखे हुए हैं, इनको लिखें, एंड रिजल्ट उसके बराबर आएगा। जब आप फरवरी में कोर्स रिवाइज कर रहे हो ना, ये सवाल जरूर करिएगा, ये वेरिएंस का बहुत जबरदस्त सवाल है। चलें एक सवाल और करते हैं अभी। ऑटम 17 अटेम्प्ट पे आइए। ऑटम 17 छोटा सा सवाल है, उसमें मैं ही करूंगा बोर्ड पे। ऑटम 17, ये जो आपको पेज बांटा है ना, ये अभी इसलिए बांट दिया क्योंकि मंडे को तो आप नहीं बैठे होंगे ना यहाँ, तो इसलिए बांट दिया। ये मैंने आज की क्लास में नहीं करना, स्प्रिंग 17 ये अगली क्लास में डिस्कस करना है जी। अभी क्लास का तो होमवर्क भी कोई नहीं, क्योंकि अभी तो फौरन अगली क्लास है ना, तो उसका होमवर्क भी कोई नहीं यार। जब आएगा स्प्रिंग 17 तो आपको पता लग जाएगा कि स्प्रिंग 17 आ गया है। ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 7 है शायद। हाँ जी 7, क्वेश्चन नंबर 7 ऑटम 17 पढ़ लें। छोटा सा सवाल है, लेकिन ये सवाल एग्जामिनर को पसंद पड़ा है, 2-3 दफा रिपीट हुआ है इस तरह का सवाल। ओवरहेड्स के ऊपर ही बना हुआ है सिर्फ, और ये रिपीट हुआ है, रिपीट द रिपीट। पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। ज्यादा खाएं नहीं, वेरिएंस के 11 नंबर है। जो पॉइंट 1 है ये तो वो बचपन ओवरहेड्स की एंट्री पूछी हुई है, जो डबल एंट्रीज वाला चैप्टर बताया था। एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री, अप्लाइड की एंट्री, अंडर ओवर अप्लाइड की एंट्री, ये वो पूछी हुई है। और पॉइंट जो पार्ट बी है ये कॉन्सेप्चुअल बात पूछी हुई। सवाल पढ़ लीजिए, मैं करता हूं बोर्ड पे। ऑटम 17 क्वेश्चन नंबर 7।
अगर पढ़ रहे होंगे तो पढ़ लिया होगा। जी, ये ऑटम 17 में पूछ रहे हैं। अभी तो मैं बोर्ड में डाल रहा हूँ यार, करता हूँ ना। तो वैसे क्या सवाल ही कराने लगो तो वैसे क्या, अभी करने लगा हूँ ना सवाल डिस्कस। अच्छा, ये यहाँ तो ऐसे कई लोगों को पता भी नहीं था भी बात क्या हो रही थी, लेकिन ऑनलाइन में हो सकता किसी ने सुनी हो। वो भी जो डेप्रिसिएशन के फिक्स वेरिएबल की बात हो रही थी ना, एक और पॉइंट आया ध्यान में, उसको जवाब तो मैंने दिया है लेकिन ऊंची आवाज में नहीं था, सबको नहीं पता चला होगा। जो इस पे कंफ्यूज थे कि डेप्रिसिएशन क्या पता वेरिएबल कॉस्ट हो, अभी जो बात हो रही थी, तो अगर ये वेरिएबल कॉस्ट होती तो ये सेंस नहीं बन रही। लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन 1.6 मिलियन है, सेम एज बजटेड, यानी बजट में भी 1.6 मिलियन ही रखी थी, असल में भी 1.6 है, तो ये वेरिएबल है, ये फिक्स्ड है, तो इसलिए है। तो फिर इस तरह का सेंटेंस ना होता ना, हाँ, तो फिर वो 1.6 ना रहती ना, चेंज हो जाती, क्योंकि आर्स असल में कुछ और थे, बजटेड कुछ और थे। तो इसलिए ये डेप्रिसिएशन और रेंट दोनों फिक्स्ड हैं, क्योंकि एक टोटल अमाउंट की बात की जा रही है कि बजटेड भी यही था और एक्चुअल भी यही, तो ये दोनों फिक्स्ड थे। ऑटम 17 की रिक्वायरमेंट ए का पॉइंट 2, ये वर्डिंग समझाता हूं आपको। वेरिएबल ओवरहेड्स का जो टोटल कॉस्ट वेरिएंस है, टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स के दो वेरिएंस थे ना, एक स्पेंडिंग और एक, इनका टोटल कॉस्ट वेरिएंस क्या था, फार्मूला देख लें बेशक। स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से फिक्स्ड ओवरहेड्स का एक स्पेंडिंग वेरिएंस था और एक वॉल्यूम था, और टोटल कॉस्ट क्या था उसका, अप्लाइड माइनस एक्चुअल। जब हम ओवरहेड्स वाला चैप्टर पढ़ते थे बिल्कुल शुरू में, या बल्कि ओवरहेड्स वाला चैप्टर ही नहीं, सिर्फ उसके बाद भी प्रोसेस कॉस्टिंग में भी किया, डबल एंट्रीज वाला चैप्टर को भी थोड़ा सा बताया था, तब OAR को वेरिएबल फिक्स में तोड़ा था या टोटल ही चल रहा था, टोटल चल रहा था ओवरहेड्स वाले चैप्टर में, प्रोसेस कॉस्टिंग में, और डबल एंट्रीज का जिसका बस थोड़ा सा जिक्र किया था, टोटल ही था। फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल कॉस्ट अप्लाइड माइनस एक्चुअल, तो इसी को तो अंडर ओवर अप्लाइड कहते हैं। इसी तरह अगर आप वेरिएबल वाली शक्ल भी देखें, बेशक मैंने ये नाम इस्तेमाल नहीं किया था, अब बता रहा हूं, ये अप्लाइड ही है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का भी टोटल कॉस्ट वेरिएंस असल में अंडर ओवर अप्लाइड है, और वेरिएबल ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस भी असल में अंडर ओवर अप्लाइड ही है। इन्हीं को तोड़ना हो तो इसको तोड़ के बनता है वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और स्पेंडिंग वेरिएंस। इसी को तोड़ें तो फिक्स्ड ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस, और अगर वॉल्यूम को भी तोड़ लें तो ये जो तोड़ना है ये वेरिएंस एनालिसिस है। एनालिसिस तो हो गया नाउन, इसका वर्ब क्या है, एनालाइज। अब पॉइंट नंबर 2 की वर्डिंग देखें, एनालाइज
अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स इनटू एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड कैपेसिटी वेरिएंसेस, यानी ओवरहेड्स के वेरिएंसेस निकालने हैं। और है क्या हुआ? एनालिसिस एनालिसिस एक नाउन है कि एनालिसिस से बोला, एनालिसिस हुआ है, एनालिसिस करना यानी एनालाइज करना। तो वो एनालाइज करने को कह रहे हैं, यानी कह रहे हैं वेरिएंस एनालिसिस कर दें। और किसका? अंडर ओवर अप्लाइड का, यानी फिक्स्ड और वेरिएबल टोटल कॉस्ट वेरिएंस का। और इनका एनालिसिस यानी इनको तोड़ के उन फार्मूलों में लिखना। सवाल में लिखा है कि ये हम सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं, बस ओवरहेड्स कहा है, यानी वेरिएबल ओवरहेड्स के भी करने हैं और फिक्स्ड ओवरहेड्स के भी करने हैं। तो 5 फार्मूले टोटल सॉल्व करने हैं। 5 कैसे? उधर तो 3 लिखे हैं, क्योंकि दोनों कॉमन नाम है। वेरिएबल ओवरहेड्स के भी एक्सपेंडिचर वेरिएंस भी होता है और एफिशिएंसी वेरिएंस भी होता है, और फिक्स्ड ओवरहेड्स के भी ये तीनों वेरिएंस होते हैं। चूंकि बिजनेस एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहा है, यही वजह है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स के भी एफिशिएंसी और कैपेसिटी आ गए। तो ये भी एक लाइन थी ये पूछने की कि वेरिएंस एनालिसिस कर दें, एनालाइज अंडर ओवर अप्लाइड ओवरहेड्स। ओके, कर रहा हूं, ये कर रहा हूं। ये एक्स्ट्रा नहीं है, नॉर्मल वाली चल रही है अभी। श्योर नहीं करेंगे तो 10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, ए नहीं, बी का आंसर क्या होगा? इनफैक्ट कॉन्सेप्चुअल बात ही है कि मार्जिनल और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के वेरिएंसेस में क्या फर्क होता है। तो हाँ, अब इसी बात को जब अंग्रेजी में लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे। स्टैंडर्ड कार्ड जरूर बनाना है, वेरिएंसेस निकालने हैं तो स्टैंडर्ड कार्ड जरूर बनना है। मुकम्मल ना सही, जितने की जरूरत है उतना बनेगा। थोड़ी सी मेहनत करके स्टैंडर्ड कार्ड बना लेंगे तो वेरिएंसेस में ज्यादा मेहनत से बच जाते हैं। स्टैंडर्ड कार्ड नहीं बनाएंगे तो वेरिएंसेस बहुत मुश्किल हो जाते हैं। क्योंकि मांगे ही सिर्फ ओवरहेड्स के हैं तो बस ये 2 लाइनें काफी हैं, और जब ये लाइनें ही सिर्फ 2 हैं तो टोटल वाले कॉलम की फिर जरूरत ही नहीं है। जी, सवाल में इस टेबल को पूरा करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है? ओवरहेड्स को किससे लिंक किया है, लेबर आवर से कि मशीन आवर से? कैसे? डाटा दिया ही लेबर का, मशीन का डाटा ही नहीं, तो लेबर आ रही है। तो यहां पर क्या लिखते होते हैं? लेबर आवर्स पर यूनिट। बताएं टेबल में से कौन सी फिगर लूं? अवेलेबल कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम, कि मैक्सिमम कितना हो सकता है ये अवेलेबल है। हाँ जी, इस टेबल में से किस चीज से स्टैंडर्ड पता चलेगा? बजट से। पिछले सवाल में भी बताया था कि बजटेड डाटा को अगर पर यूनिट बना लें तो वो स्टैंडर्ड होगा। तो बजट किया था कि 8000 यूनिट्स बनाएंगे और 24,000 घंटे लगेंगे, तो 1 यूनिट के लिए 3 आवर्स, और इस पे भी 3 तो फिर इस पे भी 3। ये फिगर्स ये है जी। हाँ जी, ओवरहेड्स का जो ये क्वांटिटी वाला पोर्शन है ये वेरिएबल फिक्स दोनों के लिए, क्योंकि ओवरहेड्स है। रेट में क्या लिखूं भाई? 120, 150। टेबल में तीसरी लाइन किस, तीसरा कॉलम किस चीज का है? तीसरा कॉलम दोनों कंबाइंड दिए हुए हैं, वेरिएबल एंड फिक्स्ड, ये कंबाइंड है, हमें तो अलग अलग चाहिए। टेबल के नीचे लिखा हुआ है कि फिक्स्ड ओवरहेड्स बजटेड 12 लाख थे, तो ये जो रेट होता है ये OAR ही तो होता है। ये जो स्टैंडर्ड रेट है ओवरहेड्स का ये OAR ही होता है। तो ये हम OAR निकाल सकते हैं फिक्स्ड का 12 लाख बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय
ये रुपीस पर आर निकालना है, तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आर्स 50, ये आ गया 50। ये कैसे बनाऊं, कैसे? 36 लाख में से 12 फिक्स्ड हैं तो बाकी फिर वेरिएबल है। टेबल में बजटेड ओवरहेड दिए हैं 36 लाख, उनमें से 12 फिक्स्ड हैं, टेबल के नीचे लिखे हुए, तो फिर बाकी 24 लाख हैं जो वेरिएबल होंगे, तो ये हो जाएंगे 100 पर आर। वेरिएबल के दोनों और फिक्स्ड के तीनों, वेरिएबल ओवरहेड स्पेंडिंग वेरिएंस। स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल का 100, एक्चुअल आवर्स दिए हुए हैं, ये नहीं पता, चले छोड़ दियो। एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड नहीं पता। वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स एंड स्टैंडर्ड रेट 100, स्टैंडर्ड आवर्स एक यूनिट के लिए 3, तो एक्चुअल यूनिट्स कितने 8600 इंटू 3 माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। $80,000। ये हो गया वेरिएबल ओवरहेड्स के वेरिएंसेस। क्या स्टैंडर्ड आवर्स कैसे निकालते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन को उससे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो एक्चुअल प्रोडक्शन दी हुई है टेबल के अंदर 8600 यूनिट्स इंटू 3, स्टैंडर्ड आवर्स आ गए, और एक्चुअल आवर्स तो है टेबल में। क्या जी, क्या छोड़ दिया मैंने? एक्चुअल ओवरहेड नहीं पता, निकालते हैं, हल निकालते हैं, नहीं दिए इससे ऊपर भी सेंटेंस चल रहा है। फिक्स्ड ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, हाँ जी, बजटेड माइनस एक्चुअल। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स 12 लाख, एक्चुअल पता नहीं, छोड़ दिया। फिक्स्ड ओवरहेड्स 12-20 गलत है। फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू आधी मेहनत उधर हो चुकी हुई है वेरिएबल ओवरहेड में, आवर्स तो वही है, रेट बदल जाएगा बस। 50 इंटू 25800 माइनस 50 इंटू 25,000 पॉजिटिव। फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू, ये भी सारे पता है, स्टैंडर्ड रेट 50 इंटू 25,000 माइनस 50 इंटू 24,000। एक्चुअल ओवरहेड्स रह गए, वेरिएंसेस बाकी हो गए पूरे। लिखने वाले पहुंचे यहां तक, फिर एक्चुअल बताता हूं जी। डिपेंड करता है कि उसको किस में इस्तेमाल करवाना है। हमें जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बजटेड आवर्स भी दिए हैं, एक्चुअल भी दिए हैं, तो हमें जरूरत नहीं पड़ी इसकी। अवेलेबल कैपेसिटी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है। जैसे इस रूम में अवेलेबल कैपेसिटी लेट से 125 सीटें हैं,
आइडल आवर्स तो होता है कि हम वर्कर्स से काम नहीं ले पा रहे, लेकिन क्या हम सब फिर एक्चुअल आवर्स जो दिए हुए हैं, अच्छा चलो इसका फर्क होता भी तो ये लेबर वेरिएंस में होता है ना, ओवरहेड्स वेरिएंस में तो वर्क डी होते हैं, तो वर्क डी ले रहे हैं हम। उसमें भी आपको परसेंटेज बताई हुई थी कि इसका इतने % बजटेड था और एक्चुअल के लिए अलग से बताया हुआ था सवाल में। इसलिए डिपेंड करता है कि अवेलेबल कैपेसिटी को उसने किस माने में इस्तेमाल करवाना है। इसका कोई जनरल आंसर नहीं है, जनरल आंसर ये है कि मैक्सिमम कैपेसिटी है। अब इसको कैसे इस्तेमाल करवाना है, सवाल की वर्डिंग बताएगी। इसको इस्तेमाल किया जा सकता था, लेकिन ओवरहेड्स कर रहे हैं सवाल में सिर्फ। अगर लेबर भी होता तो फिर कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती। अगर लेबर चाहिए होता ना सवाल में तो फिर वो और इंफॉर्मेशन भी देता, फिर इसको इस्तेमाल करवाता। यहां तक एक्चुअल ओवरहेड्स नहीं दिए हुए, कोई हिंट। जब एक फिगर जो हमें चाहिए वो नहीं मिल रही तो फिर कोई ना कोई हिंट होगा। अब यहां पर एक हिंट है कि 20,000 रुपए फिक्स्ड ओवरहेड्स की बात हो रही है, फिक्स्ड ओवरहेड्स की, कि उसके अप्लाइड ज्यादा है कम है, ज्यादा है। कितने ज्यादा हैं? तो अगर हम अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स निकाल लें तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स तक पहुंच जाएंगे। तो ये है ना अप्लाइड, ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स ही है। दोबारा अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स, अंडर ओवर अप्लाइड कैसे कैलकुलेट होता है? अप्लाइड और एक्चुअल का डिफरेंस था, तो हमारे पास अप्लाइड का है डाटा, स्टैंडर्ड आवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट, ये होता है अप्लाइड। 50 रुपए इंटू 25,800 कितना? 1290। ये अप्लाइड है, ये एक्चुअल से एक्सीड कर रहे हैं, तो एक्चुअल तक जाने के लिए क्या करूं? माइनस कर दूं। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स हो गए 12, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स पता चल गए, ये मसला तो हल हो गया। और मसला क्या रह गया? एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड नहीं पता, एक्चुअल टोटल पता है टेबल में। टेबल का आखिरी सेल कितने जी? 47 लाख 39। अच्छा, तो बाकी फिर क्या होंगे? वेरिएबल 26, ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड था। ये हो गए पांचों वेरिएबल। है जी? अच्छा नहीं यार, 130,000। पांचों वेरिएंसेस डन। चूंकि सवाल में कहा हुआ था कि अंडर ओवर अप्लाइड को एनालाइज करें, तो अंडर ओवर अप्लाइड की फिगर भी कैलकुलेट, ये ना सवाल को 2-3 दफा टेस्ट हुआ है, ये सारे मिला के ये अंडर ओवर अप्लाइड है जिनको तोड़ा हुआ है। इन सब वेरिएंसेस को इकट्ठा कर दें, कितना बन जाएगा? 80 माइनस 31 माइनस 70 40 50 माइनस। तो आप ये लिखें कि अच्छा माइनस है यानी अंडर अप्लाइड। ये -30 कैसे आया? इन सारे वेरिएंसेस को इकट्ठा कर लिया मैंने। तो चूंकि उसने अंडर या ओवर अप्लाइड को एनालाइज करने को कहा था, तो आप सारे वेरिएंसेस निकालने के बाद उनको इस शक्ल में भी लिखें। अब ये सॉल्यूशन बना कि अंडर अप्लाइड को एनालाइज किया है मतलब कि अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स 30,000 है, इसी को तो मुख्तलिफ हिस्सों में तोड़ा था। अच्छा चले एक और तरीके से, बचपन में ओवरहेड वाला चैप्टर, अप्लाइड का फार्मूला क्या होता है? OAR पर R इनटू एक्चुअल नहीं, स्टैंडर्ड होता है। और ये दोनों ओवरहेड है या सिर्फ वेरिएबल है? तो दोनों का OAR कितना? 150।
150 इंटू स्टैंडर्ड आवर्स 387। एक्चुअल ओवरहेड्स कितने? 30,000 अंडर अप्लाइड है ना, ये कह रहा था मैं। ये है अंडर अप्लाइड FOH, इसको तोड़ा है। ये मतलब था कि एनालाइज करें इनटू वेरिएंसेस इस अंडर अप्लाइड को। तो उसका तरीका आपको ये बता रहा हूं कि सारे वेरिएंसेस निकाल के उनको सम करके ये शक्ल भी बना के लिख दें, ताकि पता चल रहा है कि हाँ हमने अंडर अप्लाइड को एनालाइज किया। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।